उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। आप लोग 100% देकर आप लोग अपना स्टडी साथ में आप रिवीजन भी कर रहे होंगे जी, क्योंकि आपका एग्जाम का अब बहुत कम ही समय बच गया है जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन और स्टडी पर आपको ध्यान अब देना है जी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना और रिवीजन करना है जी। तो आपका बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 चल रहा था जी, जिसमें आपका हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 का आपका 2 क्लास ले चुके हैं जी। ये आपका तीसरा क्लास है मेरे स्कूल, और इस क्लास में हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 को हम समाप्त कर देंगे जी। आज की क्लास में हम 2 टॉपिक को बारे में पढ़ना है जी। पहला आपका पढ़ना है नेफ्रॉन, और दूसरा डायलिसिस मशीन के बारे में जी। बस ये 2 टॉपिक आपको पढ़ना है, और बिल्कुल ध्यान से आपको सीधे तरीके से समझना। आपको 100% समझ में आएगा, आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ आप ध्यान से समझिएगा। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं जी। तो नेफ्रॉन जी, आपसे सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में कि नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए जी। तो आपको ये चित्र बनना है, समझ रहे हैं। आपको नेफ्रॉन का ऐसा चित्र बनाना है, आपको हम इसके बारे में समझाएंगे भी, ठीक है। ये आपको नहीं कहा जाएगा कि नेफ्रॉन के बारे में आप समझा कर बताइए, ठीक है जी, समझ रहे। इसके बारे में आप इसके बारे में आपको लिखने के लिए नहीं कहा जाएगा आपको नेफ्रॉन के बारे में। सिर्फ आपको इसके बारे में आपको कहा जाएगा एग्जाम में कि नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए जी। तो हम आपको अब देख रहे हैं, बिल्कुल मैं हाथ से चित्र बनाया हूँ, बिल्कुल आप बना सकते हैं जी। हम कोई हम बुक का यहाँ पर फिगर लेकर नहीं आ चुका हूँ जी, जो आपको नहीं बनेगा जी। मैं खुद हाथ से बनाया, आपसे 100% बनेगा जी। इसका फिगर आपको देखने के लिए अलग अलग बुक में अलग अलग तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा जी, लेकिन आपको यही फिगर बनाना है नेफ्रॉन का जी, समझ रहे। अलग अलग बुक में अलग अलग तरह से फिगर बनाया होता है नेफ्रॉन का जी, लेकिन आपको बनाना है यही फिगर जी। आइए समझाते हैं जी आपको। ये क्या है जी, तो ये आपका एक प्याला है जी, ठीक है। आपको प्याला है जी, समझ रहे। ये प्याला एक जैसा है कि नहीं, तो ये बिल्कुल है। तो आपको ये बना लेना है जी, ठीक है। और इसमें ये 2 क्या है जी, ये 2 हमारा क्या है जी, तो ये दोनों क्या है जी, नसें हैं जी, ठीक है। ये दोनों नसें हैं जी, ठीक है। एक मोटा, एक थोड़ा इसे क्या जी, पतला है जी, समझ रहे, बिल्कुल समझ रहे। अब इसको आगे हम बढ़ाएंगे जी। फिर इस तरह से आपको बनाना है जी, समझ रहे। फिर आपको इस तरह से यहाँ तक बना लेना है जी। तो एक्चुअल में आपका रियल में फिगर आपका नेफ्रॉन का यहाँ तक है जी। कहाँ तक जी, यहाँ तक, समझ रहे। आपका अगर एक्चुअल में हम बात करें कि फिगर आपका नेफ्रॉन का कहाँ तक है, तो आपका यहाँ तक है। कहाँ तक जी, यहाँ तक है। लेकिन लेकिन इसके आगे क्या किया गया जी, नली को जोड़ दिया गया दिखाने के लिए। नली को जोड़ दिया गया दिखाने के लिए कि इस नली के द्वारा घूमते घूमते हमारा मूत्र मार्ग से हमारे शरीर से मूत्र मार्ग से क्या होता है जी, यहाँ पर अनावश्यक पदार्थ मूत्र मार्ग से क्या होता है जी, बाहर निकल जाता है जी, समझ रहे। तो इसके आगे आपको नली को जोड़कर इसमें क्या किया जी, दिखाया गया। इस नली के से क्या होता है जी, हमारा इस नली में मेरे सुनो घूमते घूमते हमारा अनावश्यक पदार्थ, या कह सकते हैं नाइट्रोजनी पदार्थ जी, ठीक है, हमारे शरीर से क्या होता है जी, ये हमारे शरीर से मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाते हैं। समझ गए, बिल्कुल समझिए। अब समझाते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अब बना लीजिएगा ना, बिल्कुल सिंपल है। मैं हाथ से बनाया हूँ, मैं यहाँ पर बनाऊंगा तो काफ़ी क्लास लंबा हो जाएगा। अब समझिए, ये दोनों क्या है जी, ये दोनों हमारा नसें है जी, या बोल सकते हैं नली भी जी, ठीक है। तो क्या आता है, ये दोनों से हमारा क्या आता है जी, रक्त आता है ग्लोमेरुलस में, समझ रहे। ये दोनों से हमारा रक्त कहाँ आता है जी, तो कहेगा ग्लोमेरुलस में। अब इसका काम क्या है जी, तो इसका काम है रक्त को छानना जी। इसका काम क्या है जी, रक्त को छानना जी। तो ये रक्त को छानेगा, तो जब ये रक्त को क्या करेगा जी, छानेगा। लेकिन ये रक्त को छानते समय क्या करता है जी, ये रक्त को छानते समय कभी क्या करता है, कुछ चीज़ों को नहीं छानता है जी, छोड़ देता है जी। तो हमारा रक्त कहाँ आ जाएगा जी, तो हमारा रक्त आएगा क्या जी, आगे चलकर हमारा रक्त आ जाएगा इसमें, जिसको कहते हैं बोमन
सनपुट। तो यहाँ पर क्या होगा, जो चीज़ नहीं छाना था वो क्या जाएगा, छना जाएगा, हमारा रक्त शुद्ध हो जाएगा और हमारा ये रक्त वापस कहाँ चलेगा जी, शरीर में चल जाएगा जी। और फिर जो हमारा नाइट्रोजनी पदार्थ था, या बोल सकते हैं अनावश्यक पदार्थ था, जो इस तरह से घूमते 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 मूत्र मार्ग से हमारे शरीर से क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगा जी। समझ रहे हैं। अब समझिए, एक ये हमारा हो गया ग्लोमेरुलस, ये हमारा हो गया हमारा बोमन सनपूट, ये हमारा हो गया, इसको कहते हैं हेनल का अवरोही चाप, ठीक है। और जो आपका इसको कहते हैं हेनल का अधिरोही चाप, समझ रहे हैं। इसको कहते हैं संग्राहक नली, और इसको कहते हैं जो दूर में है, इसको कहते हैं दूरस्थ कुंडली, सॉरी दूरस्थ, दूरस्थ से आपका दूरस्थ से आपका कुंडलिका, नलिका, समझ रहे हैं। जो दूर में उसको कहते हैं दूरस्थ से आपका आपका कुंड आपका लिका, आपका आपका नालिका जी, समझ गए। जो दूर में उसको कहते हैं दूरस्थ से कुंडलिका नालिका। और ये क्या लास्ट लास्ट में आपका मूत्र मार्ग है जी। तो क्या आप समझ गए हैं, बताइए, समझ गए? तो क्या बिल्कुल समझ गए। ये जो हमारा ये इससे क्या होता है, ये दोनों जो हमारा नली है, इससे हमारा क्या होता है जी, रक्त ग्लोमेरुलस में आता है। आपका ग्लोमेरुलस का काम क्या है जी, रक्त को छानना। तो ये रक्त को छानता है जी, लेकिन रक्त को छानते समय ये क्या करता है जी, कभी कुछ चीज़ों को नहीं छानता है जी, क्या करता है, छोड़ देता है जी। तो अब रक्त हमारा कहाँ आएगा, हमारा रक्त अब आ जाएगा हाँ जी, वो आपका मेरे सुनो कहाँ जाएगा जी, ये हमारा आ जाएगा वो मन में, सनपुट में, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ों को नहीं छाना था वो छाना जाएगा और हमारा रक्त यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा, हमारा रक्त शरीर में चला जाएगा। जो हमारा रक्त से जो नाइट्रोजनी पदार्थ यहाँ पर अलग हुआ, वे इस तरह से घूमते घूमते हमारे शरीर से क्या होगा, मूत्र मार्ग से बाहर चला जाएगा। बस इतना ही आपको समझना है जी। अब समझिए मेरी सुनो, प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रोन, आपको हम पहले बताए थे जी, नेफ्रोन या नेफ्रोन नालिकाएं होते हैं। तो एक जो नेफ्रोन होता है, मतलब आपको प्रत्येक नेफ्रोन होता है उसमें 10 लाख क्या होता है जी, 10 लाख, सॉरी प्रत्येक जो वृक्क होता है उसमें 10 लाख नेफ्रोन या क्या होता है जी, आपका नेफ्रोन नालिकाएं होती है। ये आपको बात पहले से पता था कि जो एक हमारा किडनी होता है, एक हमारा जो वृक्क होता है उसमें 10 लाख नेफ्रोन होता है, समझ रहे हैं। हमारा जो वृक्क बना हुआ है हमारा किससे बना है मिलकर जी, किससे बना है जी, तो कहेगा नेफ्रोन से बना है। प्रत्येक नालिका का आरंभ प्याले जैसी रचना से होती है जी, अब देख रहे हैं प्याले जैसी रचना है जी, जिसे वो मन सनपुट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं जी, जिसे वो मन सनपुट कहते हैं जी। क्या कहते हैं, वो मन सनपुट कहते हैं, समझ रहे हैं जी। मेरे सुनो, आप समझ रहे हैं, तो कहेगा बिल्कुल हम समझ रहे हैं, बिल्कुल हम समझ रहे हैं। अगर समझिए जी, वो मन सनपुट के अंदर ग्लोमेरुलस नामक रक्त कोशिकाओं के एक जाल को घेरता है जी। जो ये जो आपका वो मन सनपुट है ना जी, इसके अंदर जो आपका ग्लोमेरुलस नामक रक्त कोशिकाओं के एक क्या कहता है जी, एक जाल को घेरता है जी, एक जाल को घेरता है। आगे समझिए, बोमन सनपुट और आपका सिंपल समझिए यहाँ पर जी, यहाँ पर सिंपल आप समझिए, ये दोनों मिलकर हमारा क्या बनता है, ये ग्लोमेरुलस और बोमन सनपुट दोनों मिलकर हमारा बनता है, अब बनता है क्या जी, मेल मेल पिगियन, मेल पिगियन, समझ रहे, मेल पिगियन बनता है जी, समझ गए।
मेल पिगियन कोष बनता है जी, ये दोनों मिलकर जी, ग्लोमेरुलस और बो आपका बोमन सनपुट जी। समझ रहे, ये जब दोनों मिलता है तो हमारा बनता है मेल मेल पिगियन कोष। समझ गए। तो यही हमें पढ़ना था नेफ्रॉन के बारे में जी। तो नेफ्रॉन के बारे में आपको हम जितना मुझे पढ़ाना था हम सब कुछ आपको पढ़ा चुके हैं जी। कोई भी आपको हम चीज़ें नहीं छोड़े जो आपको नेफ्रॉन के बारे में पढ़ाना था जी। तो सारे चीज़ आप समझ गए होंगे जी। कोई भी दिक्कत आपको समझने में नहीं हुआ होगा जी। समझ रहे हैं, कोई भी आपको दिक्कत समझने में हुआ है जी तो नहीं हुआ है, आप बिल्कुल समझ गए होंगे जी। अब हम आगे किसके बारे में पढ़ाएंगे जी, तो आपको डायलिसिस मशीन के बारे में पढ़ाएंगे जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और डायलिसिस मशीन के बारे में आपको बेहतर ढंग से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं कि आपको 100% समझ में आ जाए जी। अब आपको बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से आपको समझना होगा जी, क्योंकि हमारा इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है जी। बिल्कुल अब ध्यान से समझिएगा, आपको 100% हम समझाने की कोशिश करेंगे, आपको 100% समझ में आएगा जी। हम पढ़ने वाले हैं डायलिसिस मशीन के बारे में जी। समझ रहे हैं, इस मशीन को पढ़ाने से पहले मैं आपको से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ जी। बताइएगा कि अगर कोई व्यक्ति का एक किडनी खराब हो जाए, क्या वो व्यक्ति जीवित रह सकता है या नहीं? तो आप लोग कहिएगा कि बिल्कुल जीवित रह सकता है। जो जो किडनी जो 2 किडनी मिलकर काम कर रहा था, वे अब एक किडनी मिलकर वे काम करेगा जी। मतलब अब ज़्यादा लोड पड़ेगा किडनी पर जी। समझिए, जो आप दोनों हाथ से जितना आप काम कर सकते हैं, क्या एक हाथ से उतना आप काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, उतना आप नहीं समझिए। इसे मुझे ऐसे समझाना चाहिए कि आपको एक मान के चलिए एक बोरा है, ठीक है, वो आपका बोरा है, उसमें 10 किलो चावल है जी। तो आपको दोनों हाथ से उठाने के लिए कहा जाए और फिर आपको एक हाथ से उठाने के लिए कहा जाएगी, तो आपके लिए ज़्यादा आपको थकान कम महसूस होगा जी। तो कहेगा जब हम एक हाथ से उठाएंगे तब, क्योंकि आपको थकान कम होगा, आपको दिक्कत होगा कब जी, जब दोनों हाथ से उठाइएगा तब। आपको ज़्यादा दिक्कत होगा आपको जब एक हाथ से उठाइएगा जी। मतलब दोनों हाथ का जो काम, जो ये 2 हाथ मिलकर काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे थे, अब एक हाथ से काम करना पड़ेगा, तो आपको ज़्यादा क्या होगा जी, ये हाथ पर लोड पड़ेगा जी। समझ रहे हैं। तो उसी तरह से तो यहाँ पर किडनी हमारा 2 था जी, ठीक है जी। तो दोनों किडनी क्या कर रहा था हमारे शरीर में? किडनी का क्या काम है जी, तो कहेगा रक्त का निर्माण, सॉरी, रक्त का छानना और मूत्र का निर्माण करना जी। तो 2 किडनी मिलकर कर रहा था ये काम जी। लेकिन एक किडनी खराब हो गया तो एक किडनी फिर क्या होगा जी, लोड ज़्यादा पड़ेगा जी। अब एक ही किडनी को सारा काम करना पड़ेगा जी। कहेगा बिल्कुल। अब बताइए, क्या 2 किडनी किसी व्यक्ति का खराब हो जाए तो क्या वो व्यक्ति जीवित रह सकता है जी? क्या रह सकता है बताइए? रह सकता है? तो कहिएगा, तो आप लोग कहिएगा नहीं रह सकता, लेकिन मैं कहूँगा जीवित रह सकता है। कैसे रह सकता है मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। जीवित रह सकता है जी, समझ गए। बिल्कुल। अब आपको वो बताना है कि किडनी खराब होने का क्या क्या कारण है जी। तो किडनी खराब होने का नंबर 1 कारण है आपका जी, पहला कारण क्या है जी, तो पहला कारण है जी चोट लगना। ठीक है जी, चोट लगने से मतलब बहुत आपको कस के मार दिया जाए तो आपको चोट लग जाएगा, तो इससे भी आपका किडनी खराब हो सकता है जी। फिर नेक्स्ट है अन्य रोग जी। आपका एक हो गया संक्रामक रोग, आपका मधुमेह रोग, ठीक है जी। तो आपका अन्य रोग से जी, मतलब ये सभी कारण है जिससे किडनी क्या हो सकता है, खराब हो सकता है जी। ठीक है जी, समझ रहे हैं। आपको चोट लगने से भी किडनी खराब होता है, मतलब बहुत कस के अगर आपको किसी ने मार दिया, ठीक है जी, तो किडनी खराब हो सकता है। समझ रहे हैं, बिल्कुल। मतलब कस के मारेगा तब आपको क्या होगा जी, आपको चोट बहुत ज़्यादा महसूस होगा जी, होगा कि नहीं? तो बिल्कुल, तो चोट लगने से भी किडनी हमारा खराब होता है। किसी ने आपको
बिल्कुल कस कर बिल्कुल बिजोड़ से मार दिया तो किडनी खराब हो सकता है जी। संक्रमण रोग, मधुमेह रोग, ठीक है जी। तो अन्य भी रोग, ये सभी कारण है किडनी खराब होने का जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे दो किडनी खराब हो जाए किसी व्यक्ति का तो कैसे वो जीवित रह सकता है जी। तो एक डॉक्टर के द्वारा भी कृत्रिम की एक किडनी बनाया गया है जी, ठीक है जी। डॉक्टर के द्वारा भी एक क्या बनाया गया जी, कृत्रिम किडनी बनाया गया है जी। समझ रहे हैं? एक हाई टेक्नोलॉजी का मतलब वो मेरे सुनो अति विकसित मशीन बनाया गया है जी, जिसका नाम है डायलिसिस मशीन जी। समझ रहे हैं? इसी को कहा जाता है जी मेरे सुनो कृत्रिम वृक्क। समझ रहे हैं? क्योंकि मानव के द्वारा बनाया गया ये वृक्क है जी। इसको कृत्रिम वृक्क या बोल सकते हैं डायलिसिस मशीन। समझ रहे हैं? तो अगर दो व्यक्ति का खराब हो जाए किडनी तो इस मशीन क्या करना होगा जी, इसको इस मशीन से उसको चाहिए जी, ठीक है। किस लिए चाहिए जी, तो खून को साफ करने के लिए जी, ठीक है। ये ऐसा डायलिसिस मशीन है, ठीक है जी, जो क्या करता है खून को साफ करता है जी। मतलब जो किडनी का जो काम करता था ना वही सेम काम ये मशीन करता है जी। तो किडनी खराब हो जाए तो किडनी के जगह पर इस मशीन का यूज किया जाए तो ये किडनी का काम कर देगा जी। और किडनी का काम कर देगा हमारे शरीर में। ये हमारे शरीर में नहीं लगा होता, हमारे शरीर से क्या होता है जी, बाहर होता है जी। समझ गए? कैसे में हमारे शरीर में पानी चढ़ता है तो एक बोतल ऐसे लटका हुआ होता है, तो उसी तरह से बगल में रखा होता है। और हम आपको समझाएंगे कैसे इसमें पंप से कनेक्ट होता है, कैसे साफ होता है, कैसे हमारे शरीर में फिर रक्त साफ होकर जाता है, पूरे अच्छे तरीके से समझाएंगे जी, ठीक है। ये मशीन है जो हमारा बिल्कुल ब्रिक के जैसा काम करता है जी। जब ब्रिक जैसे मशीन काम कर देगा तो ब्रिक रहे नहीं रहेगा तो पर भी व्यक्ति जिंदा रह सकता है जी। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इस मशीन के बारे में। डायलिसिस मशीन से हमारा कैसे रक्त को साफ किया जाता है, ठीक है, और हमारे शरीर में भेजा जाता है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। समझ रहे हैं? तो आप उससे पूछा जाए कि बताइए दो किडनी खराब हो जाए तो क्या एक व्यक्ति जिंदा रह सकता है, तो कहेगा बिल्कुल रह सकता है। कैसे उसको क्या चाहिए तो जिंदा रह सकता है, तो उसके लिए जिंदा रहने के लिए उसके चाहिए एक मशीन जिसका नाम है डायलिसिस मशीन। डायलिसिस मशीन किडनी का काम करता है। जो किडनी हमारे शरीर में काम करता था वही हमारा डायलिसिस मशीन भी काम करता है जी। क्योंकि अति विकसित मशीन है, मतलब हाई टेक्नोलॉजी का मशीन है। इसको कृत्रिम वृक्क भी कहते हैं जी, क्योंकि ये मानव के द्वारा बनाया गया है जी। ये डॉक्टर के द्वारा बनाया गया ये कृत्रिम वृक्क है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। अब समझिए जी, ये हमारा हाथ है जी, ठीक है। और हाथ है जी, और हाथ में हमारा दो नस है जी। समझ रहे हैं? ये जो जिससे शुद्ध रक्त बहता है ना उसको कहते हैं, जो हमारा शुद्ध रक्त बहता है जिससे को क्या कहते हैं जी, धमनी। तो हमारा धमनी से शुद्ध रक्त बहता है। समझे? एक नस से जिसको कहते हैं सीरा जी, ठीक है। बिल्कुल आपको हम बताए थे ना कि शुद्ध रक्त हमारा धमनी से हमारा क्या होता है जी, बहता है। समझ गए? धमनी से बहता है। तो अब क्या किया जाए, शुद्ध रक्त धमनी से बहता है जी, तो ये धमनी से एक पाइप को जोड़ दिया गया है जी, कनेक्ट कर दिया गया है जी। तो यहाँ से अब रक्त हमारा चलाया यहाँ जी, ठीक है। रक्त फिर हमारा यहाँ चलाया जी, हमारा शुद्ध रक्त यहाँ चलाया, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये हमारा धमनी से शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है जी। तो हमें जब ये मशीन में हमें क्या करना है जी, रक्त को साफ करना है, तो उसके रक्त को मशीन में लाने के लिए क्या किया गया जी, धमनी से शुद्ध रक्त बहता है तो हम इसको क्या कहते हैं, पाइप पे कनेक्ट कर दिए हम धमनी से जी। तो हमारा रक्त यहाँ चलाया जी, ठीक है। यहाँ चलाया जी। हम यहाँ पर एक दाब मापक यंत्र लगा दिए जी। किस लिए लगा दिए जी, तो रक्त का दाब मापने के लिए, ठीक है जी, ब्लड प्रेशर मापने के लिए जी। तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा जी, यहाँ पर रक्त का स्पीड होगा जी। फिर यहाँ पर हम दाब मापक यंत्र लगा दिए। किस लिए जी, तो मेरे को रक्त का दाब मापने के लिए। फिर इस तरह से हमारा रक्त यहाँ आया जी,
फिर हमारा रक्त नीचे की ओर आया जी, और इस मशीन में जो हमारा रक्त गया जी, उस रक्त का वो रक्त 0 डिग्री तापमान है जी। मेरे बात को ध्यान समझिए, जो हमारा ये मशीन के अंदर जो हमारा रक्त गया, उस रक्त का तापमान कितना है जी, तो कहेगा 0 डिग्री है। तो आप कहिएगा कि 0 डिग्री पर कोई भी चीज़ गल सकता है, कोई चीज़ भी गल सकता है, लेकिन मेरे सुनो, आप समझिएगा बिल्कुल, कितना डिग्री भी तापमान हो क्या होगा जी, हमारा रक्त नहीं जमेगा जी, हमारा तरल अवस्था में रक्त रहेगा जी। उसके लिए यहाँ मेरे सुनो लगाया गया प्रति स्कंदन संयोजन जी, ठीक है। ये क्या करेगा, रक्त को जमने नहीं देगा, कितना डिग्री भी तापमान हो जी। मैं पहले इसको बारे में समझा देता हूँ जी, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा क्या था जी, जो रक्त था 0 डिग्री के तापमान पर है जी, ठीक है। अब यहाँ पर एक पंप करने वाली मशीन लगाया गया जी मेरे सुनो, जो पंप करेगा जी, रक्त को क्या करेगा, पंप करेगा। जब पंप करता है तो क्या होता है, रक्त का स्पीड बढ़ता है जी। तो हमारा जब ये रक्त एक ये मेरे सुनो पंप करने वाली क्या जी, मशीन है जी। तो रक्त हमारा यहाँ है, जैसे पंप किया तो हमारा इससे होकर हमारा रक्त कहाँ चला है जी, हमारा यहाँ चला है जी, ठीक है। अब जान रहे हैं कि इसके अंदर हमारा जो रक्त है, जो इस मशीन के अंदर जो हमारा रक्त है, ये 0 डिग्री के तापमान पर है जी। तो क्या हो सकता है, 0 डिग्री के तापमान में कुछ भी कर सकता है, समझ रहे। तो इस गल सकता है जानते हैं, लेकिन इसको तरल अवस्था में रखने के लिए यहाँ आगे क्या लगाया गया जी, प्रतिस्कंदन संयोजन लगाया गया जी। कितना डिग्री पर भी हमारा इसमें रक्त हो, ब्लड हो, हमारा रक्त नहीं गलेगा, हमेशा हमारा तरल अवस्था में रहेगा जी, यानी इससे होकर हमारा रक्त यहाँ पहुँच गया जी, ठीक है, समझ रहे बिल्कुल जी। अब फिर हम आगे दाब मापक यंत्र लगा दिए जी, ब्लड दाब को मापने के लिए, ठीक है, रक्त दाब को मापने के लिए। फिर इससे होकर हमारा रक्त यहाँ पहुँच गया जी, यहाँ पहुँच गया हमारा रक्त जी। अब मेरे सुनो, इसके आगे हमारा एक टंकी लगा होता है जिसका नाम होता है डायलाइजर टंकी जी, समझ रहे। हमारा रक्त डायलाइजर टंकी में पहुँच गया जी। अब रक्त हमारा कहाँ पहुँच गया, हमारा रक्त डायलाइजर टंकी में पहुँच गया, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये हमारा रक्त क्या क्या कहाँ पहुँच गया जी, तो कहेगा डायलाइजर टंकी में पहुँच गया, बिल्कुल ध्यान समझिए। डायलाइजर टंकी में हमारा रक्त पहुँच चुका है। अभी जो डायलाइजर टंकी है ना, ये इसमें क्या होता है जी, तो इसमें एक सेलोफेन वाली नली डाली होती है, समझ रहे। इसके अंदर जो डायलाइजर टंकी है, इसके अंदर सेलोफेन की बनी नली डाली होती है जी, जो क्या करता है जी, रक्त को साफ करता है जी। मतलब जो रक्त को में जो रक्त को क्या रक्त से क्या कर देगा जी, जो नाइट्रोजनी पदार्थ जो अनावश्यक पदार्थ है उसको रक्त से अलग कर देगा जी, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अलग कर देगा जी, समझ रहे, समझ में आया। हमारा रक्त यहाँ डायलाइजर टंकी में पहुँच गया। डायलाइजर टंकी में एक नली डाली होती है जिसका नाम होता है क्या जी, तो सेलोफेन की नली। ये क्या करता है जी, तो ये रक्त से नाइट्रोजनी पदार्थ को अलग कर देता है जी। तो हमारा क्या रक्त क्या होगा जी, हमारा रक्त यहाँ पर साफ हो गया जी, समझ गए। फिर इस तरह से हमारा रक्त कहाँ चलेगा जी, फिर इस तरह से हमारा रक्त नीचे चलाएगा जी, फिर इस तरह से हमारा रक्त यहाँ चला जाएगा जी, फिर इस तरह से हमारा रक्त ऊपर इस तरह से चला जाएगा जी। फिर यहाँ पर हम लगा देंगे दाब मापक मशीन, इसलिए जी तो रक्त को दाब मापने के लिए जी। फिर इस तरह से हमारा रक्त कहाँ चला जाएगा जी, तो हमारा चला जाएगा सीरा के अंदर। क्या समझ गए कि इस मशीन में कैसे रक्त को साफ किया गया और सीरा के अंदर चला गया, और सीरा के अंदर अगर ये रक्त चला गया साफ होकर तो हमारे पूरे शरीर में क्या हो जाएगा जी, चला जाएगा। तो समझ गए कि कैसे इस मशीन में रक्त को साफ किया जाता है, तो कहेगा बिल्कुल हम समझ गए। सबसे पहले हमारे हाथ में एक धमनी होता है, धमनी से शुद्ध रक्त बहता है। तो इस मशीन में रक्त को ले जाने के लिए हम पहले जो हमारे हाथ में जो धमनी है उससे हमें क्या करना होगा, एक पाइप से कनेक्ट करना होगा जी। पाइप से हम कनेक्ट कर देंगे तो हमारा रक्त यहाँ चला जाए। फिर हम क्या करेंगे, जो रक्त को दाब मापने के लिए हम एक क्या करेंगे जी, तो हम दबाव
मापक यंत्र लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर लगा दिए, फिर उस तरह से हमारा रक्त चलेगा कहाँ जी, यहाँ। ठीक है जी, यहाँ चलेगा। फिर आगे हम लगा देंगे एक पंप करने वाली मशीन, जो क्या करेगा जी, जो ये पंप करेगा तो रक्त का यहाँ पर क्या होगा जी, स्पीड बढ़ेगा। ठीक है जी, रक्त का स्पीड बढ़ेगा जी, फिर हमारा रक्त यहाँ चलेगा जी। ठीक है जी, इसके अंदर जो हमारा रक्त है ये 0 डिग्री का तापमान, ये जो रक्त का तापमान कितना है, ये तो कहेगा 0 डिग्री है, समझ गए कितना, 0 डिग्री। तो अब कहते हैं, आप कहिएगा कि 0 डिग्री पर कुछ भी कर जाता है, लेकिन हमारा रक्त को तरल अवस्था में रखने के लिए यहाँ पर एक प्रतिस्पंदन संयोजन लगाया गया है, जो रक्त को कभी नहीं जमने देगा, कितना डिग्री भी तापमान हो जी। फिर यहाँ से हमारा रक्त क्या हो गया जी, इससे होकर यहाँ चला गया जी। फिर हम आगे दबाव मापक यंत्र लगा देंगे, किस लिए जी, तो रक्त का दाब मापने के लिए। फिर इस तरह से हमारा रक्त चले गया डायलाइजर टंकी में जी। ठीक है, और डायलाइजर टंकी में एक सेलोफेन की बनी नली डाली होती है, जो क्या करता है जी, रक्त से नाइट्रोजनी पदार्थ को, अनावश्यक पदार्थ को अलग कर देता है, और हमारा यहाँ पर क्या होता है जी, रक्त साफ हो जाता है जी। फिर इस तरह से हमारा रक्त इस तरह से होते हुए फिर यहाँ पर हम लगा देंगे एक दबाव मापक यंत्र, और फिर इस तरह से हमारा रक्त चला जाएगा सिरा के अंदर। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं जी, क्या कहते हैं जी, तो रक्त का शुद्धिकरण। ठीक है जी, रक्त की शुद्धिकरण, या इसी को कहते हैं हीमोडायलिसिस कहते हैं जी। ठीक है, हीमोडायलिसिस कहते हैं जी, हीमोडायलिसिस कहते हैं। समझ गए जी, क्या आप समझ गए? इस पूरे प्रक्रिया को कहते हैं रक्त की शुद्धिकरण। ठीक है जी, या हीमोडायलिसिस कहते हैं। तो बिल्कुल आप समझ गए 100%। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, कृत्रिम वृक्क या डायलिसिस मशीन से आप क्या समझते हैं? क्या आप लिख सकते हैं? ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा जी, कि बताइए कृत्रिम वृक्क या डायलिसिस मशीन से आप क्या समझते हैं जी? आप ये जान गए ना जी, किडनी खराब होने का कारण जी, तो अगर बिल्कुल जान गए जी। तो आपको क्या लिखना है जी, पूछा जाएगा कि डायलिसिस मशीन के बारे में क्या समझते हैं, तो आपको लिखना है कि संक्रामक रोग, मधुमेह एवं बाहर चोट के कारण मनुष्य का वृक्क कार्य नहीं करता है, तो उसके जगह पर रक्त को छानने और मूत्र का निर्माण करने के लिए अति विकसित मशीन का उपयोग किया जाता है, जिन्हें कृत्रिम वृक्क या बोल सकते हैं अर्थात डायलिसिस मशीन कहते हैं। डायलिसिस मशीन कहते हैं जी। क्या आप समझ गए? बताइए, डायलिसिस मशीन कहते हैं। क्या आप समझ गए? बताइए। तो बिल्कुल हम समझ गए। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए हीमो डायलिसिस किसे कहते हैं? हीमोडायलिसिस किसे कहते हैं? तो कहिएगा हीमोडायलिसिस किसे कहते हैं? तो कहिएगा जी, डायलिसिस मशीन के द्वारा रक्त की शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस कहते हैं। क्या आप यहाँ तक समझ गए जी? बताइए, डायलिसिस मशीन के द्वारा रक्त को शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस कहते हैं। क्या आप समझ गए? इन दोनों क्वेश्चन को आप पूछा जाए तो आपको बता सकते हैं जी। अब आपको हम आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताएंगे जी। क्या आप यहाँ तक समझ गए? बताइए,
पूछा जाए आपको बताइए कि डायलिसिस मशीन से आप क्या समझते हैं, तो कहेगा बिल्कुल हम बता सकते हैं, बिल्कुल हम बता सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं जी, मानव सॉरी मानव की वृक्क कई कारणों की वजह से मानव का वृक्क कई कारणों की वजह से कार्य नहीं करता है, तो उसकी जगह पर रक्त को छानने और मूत्र का निर्माण करने के लिए अति विकसित मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसे उपयोग किया जाता है, जिसे डायलिसिस मशीन या कृत्रिम वृक्क कहा जाता है। आपसे ये पूछा जाए, बताइए बताइए हीमो डायलिसिस किसे कहते हैं, तो कहिएगा जो ये डायलिसिस मशीन के द्वारा जो रक्त को शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को, जो डायलिसिस मशीन है जी, इससे जो रक्त को शुद्धिकरण करने की जो प्रक्रिया है, ठीक है जी, करने की प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस कहते हैं। समझ गए, बिल्कुल जी। तो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट पर चर्चा करते हैं जी। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट को बिल्कुल आप ध्यान से आपको समझ लीजिए, आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अब बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है जी इस सारे पॉइंट को आपको जी, ठीक है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है जी। यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल आपका पूछा जाता है आपका एग्जाम में जी, बिल्कुल ध्यान समझिए। जो डायलिसिस मशीन की टंकी को क्या कहते हैं जी, तो डायलाइजर कहते हैं जी। जो हमारा डायलिसिस मशीन होता है उसको टंकी कहते हैं जी, जो उसमें एक टंकी लगा होता है उसको क्या कहते हैं जी, उसको कहते हैं डायलाइजर जी। समझ गए, बिल्कुल। और डायलाइजर जो हमारा जो टंकी लगा होता है उसमें क्या होता है जी, एक नली डाली होती है जी। इस नली का नाम क्या है जी, तो उस नली का नाम क्या है जी, बताइए उस नली का क्या नाम है जी, तो सेलोफेन की बनी नली होती है, जो उस मतलब आपका डायलाइजर टंकी में डाला होता है जी। आगे समझिए, इस टंकी में डायलिसिस फ्यूल नामक तरल पदार्थ भरा होता है। आपसे पूछा जाएगा जो ये डायलाइजर टंकी है उसमें क्या भरा होता है जी, तो कहिएगा डायलिसिस फ्यूल भरा होता है जी। ठीक है, जो डायलिसिस फ्यूल आपका नामक तरल पदार्थ का भरा होता है जी। ठीक है जी। तो आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि बताइए जो आपका डायलाइजर टंकी होता है उसमें डायलिसिस जो आपका फ्यूल भरा होता है वो किस पदार्थ का भरा होता है, तो कहेगा नामक तरल पदार्थ का भरा होता है। आगे समझिए, डायलाइजर टंकी में जो सेलोफेन की बनी नली डाली होती है, जो रक्त से क्या करता है, नाइट्रोजनिक पदार्थ को अलग कर देता है। जब आपको हम समझाए थे जी, जो हमारा डायलाइजर टंकी होता है उसमें क्या होता है जी, तो कहेगा सेलोफेन की बनी एक नली डाली होती है, जो क्या करता है, रक्त से नाइट्रोजन पदार्थ को अलग कर देता है, हमारा रक्त शुद्ध हो जाता है जी। आगे समझिए, डायलिसिस के समय रोगी के शरीर का रक्त एक धमनी के द्वारा निकाल कर उस 0 डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। जो डायलिसिस के समय रोगी के शरीर का जो रक्त एक धमनी के द्वारा निकाल कर उसे 0 डिग्री तापमान तक किया जाता है। अगर सुनिए, रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं जी, तो कहेगा हीमोडायलिसिस कहलाता है जी। ठीक है जी। तो आपसे ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, आपका 2 नंबर में पूछेगा तो कैसे लिखेगा जी, हीमोडायलिसिस किसे कहते हैं, तो आप कैसे लिखेगा जी, लिखेगा क्या जी, तो आप लिखिएगा डायलिसिस मशीन के द्वारा रक्त को शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा और आपको बड़ा करके लिखना है जी, समझ गए, बिल्कुल। 100 ml रक्त है जी, तो उसमें कितना
कितना मिलीग्राम यूरिया की मात्रा होगा जी? 100 ग्राम आपका 100 ग्राम नहीं 100 ml रक्त में आपका 30 मिलीग्राम यूरिया की मात्रा होती है। और आपका 100 ml रक्त में 100 ml रक्त में आपका यूरल अम्ल की मात्रा कितना होता है? तो 2 से 3 मिलीग्राम होता है जी। आपका देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है जी। ठीक है, 100 ml रक्त में दो या 2 मिलीग्राम या 3 मिलीग्राम ग्राम यूरिक अम्ल की मात्रा होती है। तो आपका चैप्टर भी समाप्त होती है। समझ गए? आपका ये चैप्टर पूरे तरह से क्या हो गया जी? कंप्लीट हो गया। समझ रहे हैं? तो ये हम जो डायलिसिस मशीन के बारे में आपको हम पढ़ाएं जी, समझाएं जी, ये आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। यहाँ से आपका सिर्फ पूछा जाता है कि बताइए डायलिसिस मशीन से आप क्या समझते हैं, आप हीमोडायलिसिस किसे कहते हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। जो आपको हम पॉइंट मेंशन किए इसके बारे में आपका पूछा जाता है जी। आपको ये कभी नहीं पूछा जाता है कि फिगर बनाइए डायलिसिस मशीन का जी। समझ रहे? जो हम ये पॉइंट बताएं यहाँ से पूछा जा सकता है, और आपका हम आपको क्वेश्चन बताएं वहाँ से पूछा जा सकता है जी। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए डायलिसिस मशीन क्या है जी, तो कहेगा मानव के वृक्क कई कारणों से मानव का वृक्क कई कारणों की वजह से, समझ गए? आप जानते हैं कारण क्या क्या है जी? तो कहेगा बिल्कुल जानते हैं। संक्रामक रोग, मधुमेह रोग और बाहरी चोट के कारण, समझ गए? तो मानव का वृक्क कई कारणों की वजह से कार्य नहीं करता है, तो उसके जगह पर रक्त को छानने और मूत्र निर्माण करने के लिए अति विकसित मशीन उपयोग किया जाता है, जिसे डायलिसिस मशीन कहते हैं जी। समझिए? मतलब क्या हुआ जी? किडनी खराब हो गया, ठीक है, कई कारणों से जी। तो अब किडनी का जो काम है उसके काम को करने के लिए एक मशीन है जिसका नाम है डायलिसिस मशीन जी। समझिए? तो उसी को क्या कहा जाता है? लगाया जाता है। और यही क्या करता है जी? किडनी का काम करता है। तो व्यक्ति जिंदा रहता है जिस व्यक्ति का दोनों किडनी खराब हो जाता है जी। तो आपका चैप्टर समाप्त हो गया। आपको कैसा लगा इस चैप्टर को? आपको पढ़ कर बताइएगा जी। बहुत छोटा आपका चैप्टर था जी। आपका बायोलॉजी का चैप्टर हम 5 शुरू करेंगे जी। बायोलॉजी का चैप्टर नंबर हम 5 शुरू करेंगे, और इसको मात्र कितना क्लास में हम खत्म करने की कोशिश करेंगे जी? इसको मात्र हम कोशिश करेंगे तीन क्लास में। अगर 3 क्लास में नहीं खत्म हुआ तो चौथा क्लास में तो इसको बिल्कुल खत्म करेंगे जी। फिर आपको बच जाएगा चैप्टर नंबर 6 जी। तो 6 नंबर आपका चैप्टर का हम कोशिश करेंगे 5 क्लास में समाप्त करने का जी। 5 क्लास में हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बचेगा 2 क्लास जी। 7वां 8वां चैप्टर को ख़त्म करने में हमें 2 क्लास लगेगा जी। 4 क्लास। तो 4 क्लास प्लस 4 क्लास प्लस 5 क्लास जोड़ लीजिए कितना क्लास हुआ। तो 13 से आपका 13 क्लास, या हम 14 क्लास, 13 से 14 क्लास में आपका ख़त्म हो जाएगा जी। आपका 27 से 28 अक्टूबर में आपका ये बायोलॉजी पूरा चैप्टर हम पढ़ा देंगे आपको पूरे अच्छे तरीके से। साइंस खत्म हो जाएगा। फिर आपको मेरे स्कूल में आपको 4 चैप्टर पढ़ाऊंगा मैथ का। आपका 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 11 नंबर चैप्टर तक हम पिछले साल हम पढ़ा चुके हैं जी। तो हम पढ़ा देंगे 4 चैप्टर जी। तो हमारा पूरा मैथ का हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, हमारा साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम सीरीज लॉन्च करेंगे, और सीरीज में आपको हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाएंगे जी। तो क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। अब आप सबके साथ मुलाकात होता है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 में।